शादी का दिन था। बैंक्वेट हॉल में सभी लोग मौजूद थे। तभी आकाश से कहा गया, दूल्हे राजा तैयार हो, चलो शादी के लिए। सब आकाश के चलने के इंतजार में थे। नहीं, और वो एकदम बोला। उसने विवाह से इनकार कर दिया और वहां मौजूद सब लोगों के कानों पर बम फोड़ दिया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। क्या कह रहे हो आकाश? आप सब ने सही सुना है। मुझे शिखा से नहीं, कुमुद से विवाह करना है। एक और बम फोड़ा गया। तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? मंगेतर तुम शिखा के हो, विवाह उससे हो रहा है और अब कह रहे हो कि शिखा नहीं कुमुद से करना है। तुम्हें कुछ पता भी है? क्या बोल रहे हो? जितेंद्र शर्मा गुस्से को दबाते हुए बोले। आपने सही सुना है पापा, मुझे कुमुद से विवाह करना है। तभी आकाश की निगाह ज्ञानवीर जी पर ठहर गई। कुमुद और शिखा दोनों ही उनकी बेटियां थीं और सबसे मुश्किल फैसला उन्हें करना था, जो उस वक्त बिल्कुल खामोश हो गए थे। यह नामुमकिन है आकाश, जो तुम्हारी मंगेतर है तुम्हें उसी से विवाह करना होगा। 1 मिनट पापा। जितेंद्र शर्मा वहीं चुप पड़ गए। मुझे ज्ञानवीर अंकल का जवाब चाहिए। आकाश बेटा, तुम जानते हो वो तुम्हारे ही भाई की विधवा है। सब जानता हूँ, मुझे फिर भी उसी से विवाह करना है, वो यकीन से बोला। जितेंद्र शर्मा मुंह फेर कर रह गए। आज उनका बेटा उनकी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुला था। ज्ञानवीर साहब दुविधा में पड़ गए। कुमुद और संजय का विवाह उन दोनों की मर्जी से हुआ था। संजय आकाश का छोटा भाई था, लेकिन ऐन विदाई के दिन संजय का एक्सीडेंट हुआ। कुमुद तो बच गई, लेकिन संजय नहीं बचा और वो बाप की दहलीज पर वापस आ गई। इस बात को अभी 6 माह ही गुजरा था। कुमुद की जिंदगी से हर रंग निकल चुका था। वो शिखा से छोटी थी, लेकिन वक्त ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। बैंक्वेट हॉल में कसमकस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आकाश किसी भी हालत में अपने मुद्दे से पीछे नहीं हट रहा था। वो ज्ञानवीर साहब के अलावा अपने पापा को भी मनाने की कोशिश में था। चंद मेहमान उस वक्त वहां मौजूद थे, बाकी सब बाहर थे। औरतों के बीच थोड़ी हलचल होने लगी थी। प्लीज पापा मान जाइए, मुझे कुमुद से विवाह करने दीजिए, प्लीज पापा। वो अब जैसे बेबसी से बोला। जानते हो सब उसे क्या कहते हैं? खानदान भर में किस नाम से उसे जाना जाता है? वो धीमे लहजे में दांत भींच कर बोला। मुझे किसी की परवाह नहीं। एक बार जब वो मेरे साथ होगी तो खानदान वालों की जुबानों को अच्छे से लगाम डाल दूंगा। वो अब की बार मजबूत लहजे में बोला। ज्ञानवीर साहब उसके पास आते हुए रुके। क्या तुम वाकई दिल से कुमुद को अपनाना चाहते हो? उनके लहजे में आधी रजामंदी झलक रही थी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं ज्ञानवीर अंकल। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिला रहा था और उस वक्त ज्ञानवीर साहब को उसी हौसले की जरूरत थी। उन्हें कुमुद के लिए एक ऐसा ही शख्स चाहिए था जो उसे दिलो जान से बिना किसी दबाव के अपनाए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बड़ी बेटी थी शिखा, जो आकाश की मंगेतर थी और दुल्हन बनी बैठी थी। उसका दिल तोड़कर वो कुमुद का घर बसाने वाले थे, सिर्फ एक वजह से कि कुमुद उनकी सगी औलाद थी और शिखा उनकी पत्नी के पहले पति की बेटी। वो आज खुदगर्ज बाप बन रहे थे। उन्हें बनना था, वरना कुमुद का क्या होता? और शिखा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा सोच रखा था। मुझे मंजूर है, मैं कुमुद का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। ज्ञानवीर साहब की बात पर जितेंद्र शर्मा ने हैरानी से उन्हें देखा। वो उनके पड़ोसी थे। शिखा और कुमुद दोनों उन्हें बहुत अजीज थीं। यही वजह थी कि उन्होंने दोनों को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। संजय थोड़ा जिद्दी टाइप का लड़का था और आकाश से 2 साल छोटा भी था। फिर उसकी जिद की वजह से उसका कुमुद के साथ रिश्ता तय कर उसका विवाह भी कर दिया गया था। जितना वो लापरवाह था, आकाश उतना ही गंभीर और संजीदा बंदा था। जहां संजय और कुमुद की दोस्ती के चर्चे थे, वहीं वो शिखा से बस जरूरत के तहत ही बात करता था। शिखा ने भी कभी अपनी हदें पार नहीं की। वो कुमुद की हर बात का सम्मान करती थी और संजय के इस दुनिया से हादसे में चले जाने के बाद कुमुद बहुत ज्यादा टूट गई थी।
उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के चले जाने का गम ले डूबा था। यहाँ तक कि खानदान वाले उसे मनहूस करार दे चुके थे। यही वजह थी कि शिखा की शादी के किसी फंक्शन में वह मौजूद नहीं थी। 6 माह पहले वह घर बैठे विधवा हो गई थी। अब तो काफी हद तक संभल गई थी, लेकिन दिल था कि अभी तक नहीं संभला था। वहां मौजूद सभी औरतें तरह तरह की बातें कर रही थीं कि तभी ज्ञानवीर साहब विवाह की रस्म एक बार फिर शुरू करवाते हैं। ज्ञानवीर साहब ने एक रुपट्टा लाल रंग का कुमुद को उड़वा दिया, बिना किसी वजह बताए, बिना किसी सफाई के। शिखा और कुमुद दोनों हैरान होकर देखती रह गईं। कुमुद को आकाश के साथ बिठा दिया गया। इस अचानक हुए फैसले पर वो दोनों बहनें ही हैरान थीं। बाबा कुमुद ने हैरत से अपने पापा को पुकारा, बेटी चुपचाप शादी कर लो। अगर अपने पापा की जरा भी इज्जत करती हो, तुम्हारे पापा का आदेश है। वो छोटी सी लड़की बाप की बात पर सब हार गई, शादी कर ली। शिखा तो बिना पलक झपके अपने पापा को देख रही थी, जो कहने को सिर्फ उसका पापा था, लेकिन बाप का रिश्ता वो आज कुमुद से निभा रहा था। शादी के बाद वो शिखा से न नजरें मिलाए वो बाहर निकल गए। शिखा तो पत्थर सी हो गई थी, तो दूसरी तरफ कुमुद का रो रो कर बुरा हाल था। वो उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसका अपना हौसला भी जवाब दे रहा था। वो शिखा को क्या हौसला देती। मेहमानों को भी हैरत थी कि जब विवाह शिखा से तय था तो फिर अचानक कुमुद से शादी क्यों। थोड़ी देर में बधाइयों का शोर उठा। मतलब इस सब में आकाश की मर्जी भी शामिल थी। शिखा की आंखों से एक आंसू टूटकर गाल पर ठहरा। उसने अपने ऊपर दिया गया बड़ा सा कामदार दुपट्टा उतार कर एक नजर कुमुद को देखा। शिखा की आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो आगे बढ़ी और बड़ी बहन होने के नाते अपना कामदार दुपट्टा उसे उड़ा गई। यह मंजर हर एक आंख ने देखा था। बहुत सी आंखों में हैरानी थी, तो कुमुद गीली आंखों से उसे देखती रह गई। शादी मुबारक हो कुमुद। शिखा के अचानक कहे अल्फाज ने सबको चौंका दिया, लेकिन उस वक्त कोई भी कुछ बोलकर अपनी सामत नहीं बुलवाना चाहता था। ज्ञानवीर साहब के गुस्से से पूरा खानदान वाकिफ था। शिखा ने दिल बड़ा करके अपने कदम पीछे ले लिए थे। यह मंजर सबसे ज्यादा कुमुद के लिए तकलीफ देह साबित हुआ। उसकी सबसे प्यारी बहन उससे दूर हो रही थी, बिना एक लफ्ज शिकायत के। पापा जी, यह क्या कर दिया आपने? मेरी बहन के साथ यह जुल्म क्यों किया आपने? मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही खुद को। वो अपनी आंखें कसकर मीच गई, जबकि अभी यह नहीं जानती थी कि उस सब के पीछे आकाश का हाथ है। विदाई के लम्हों में कुमुद का जी चाहा इनकार कर दे, पर अपने बाप से डर और तमाशा न बने, इस वजह से वो आकाश के संग विदा हो गई। अब पीछे रह जाने वालों में शिखा और ज्ञानवीर साहब थे। वो दोनों ही अब खामोश थे, एक दूसरे से नजरें चुराते। शिखा बेटा। शिखा के कदम थमे। प्लीज पापा, अभी नहीं, वो सख्त और दुखी अंदाज में बोली और बिना उनकी तरफ देखे अंदर चली गई। उसकी आवाज में, उसके लहजे में छुपे दर्द को महसूस करते ज्ञानवीर साहब अंदर से टूट गए। कैसे सहन कर पाते अपनी प्यारी बेटी का यह अंदाज, जबकि यही बेटी उनकी सबसे ज्यादा करीबी रही थी, कुमुद से भी ज्यादा। यह दोनों बाप बेटी से ज्यादा दोस्त थे, और शिखा को यही दुख सबसे ज्यादा था कि वो एक बार दोस्त बनकर उससे कुछ तो कहते, कुछ समझा देते, तो वो खुद पीछे हट जाती। यूं 4 लोगों के बीच उसका तमाशा तो न बनता। पर यह बात वो सिर्फ सोच सकी, होठों पर एक शिकायत ना लाई, और उसका चुपचाप चला जाना ज्ञानवीर साहब को और भी अपराध बोध में डाल गया। शर्मा हवेली में दाखिल होते ही मुन्नी जी ने गुस्से से बेटे और पति को देखा, जिन्होंने वहां बिना उन्हें बताए इतना बड़ा फैसला कर लिया। मुन्नी जी, मेरी बात सुनेंगी आप? वो थोड़ा खफा होकर पत्नी को मनाने लगे। नहीं सुननी कोई बात। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर जितेंद्र? शिखा को ठुकराकर कुमुद को अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह सब करना पड़ा? वो कमरे में आते ही भड़क उठी। यह सब अपने बेटे से पूछिएगा, यह फैसला उसका था।
मेरा नहीं, वो बोलते हुए अपनी घड़ी उठाकर दराज में पटक गए। आकाश का वो हैरान रह गईं, पर आकाश तो शिखा को पसंद करता था और कुमुद तो उसके छोटे भाई की विधवा है। फिर अचानक उसने यह फैसला क्यों किया? आपने उसे रोका नहीं? वो जाकर फिर जितेंद्र शर्मा को इल्जाम दे रही थी। बीवी थी ना, और बीवियां अपने पति से ही शिकायतें ज्यादा कर पाती हैं। आपको लगता है मेरे रोकने से वह रुक जाता? जितेंद्र शर्मा ने धीरे से कहा। एक तरफ आकाश के फैसले से पूरा परिवार में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी और अपने उस फैसले की वजह भी अभी तक आकाश ने उन्हें भी नहीं बताई थी। दूसरी तरफ उनकी प्यारी पत्नी उनको बातें सुना रही थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही दुखने लगा था। प्लीज मुन्नी जी, थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को बंद कर दीजिए। मैं सबकी बातें सुन सुनकर बहुत अपसेट हूँ, और फिर से आपकी भी वही बातें। प्लीज थोड़ी देर खुद भी रिलैक्स हो जाइए, मुझे भी होने दीजिए, फिर इस सारे मसले को देखते हैं। वो सिरहाने से टेक लगाते अपने कनपटियों को दबाने लगे। मुन्नी जी का दिल बैठ सा गया। वह सब कुछ भुलाकर पति के पास बैठ गईं और उनका सर दबाने लगीं। उनकी इन्हीं अदाओं के तो जितेंद्र शर्मा दीवाने थे। उनके नरम हाथों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते हुए वो तन से ढीले पड़े थे। सुकून पाते हुए आंखें मूंद गए। मुन्नी जी से उनकी शादी को तकरीबन 30 साल हो गए थे। उनकी शादी भी प्रेम विवाह थी और मोहब्बत बुढ़ापे में जाकर दोबारा जवान हुई थी। कुछ आराम आया या दवा दूं आपको? वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं, बस दबाओ अपने हाथों से, सुकून आ रहा है। वो उनकी तरफ मुड़ते हुए आंखें मूंदे बोले। आवाज में थकान सी उतर आई थी। मुन्नी जी उनको कभी यूं नहीं देख सकती थी। मुन्नी जी ने गहरी सांस भरते उनके माथे पर प्यार से सहलाया तो जितेंद्र शर्मा के दिल में हलचल सी मच गई। मुन्नी जी, क्यों हार्ट अटैक करवाने का इरादा है? आखिर दिल का मरीज हूँ, प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। वो दहलते दिल से बोलती जितेंद्र शर्मा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गईं। यह मुन्नी जी की सच्ची मोहब्बत ही थी कि उनके बीच लड़ाई बहुत ही कम होती थी और एक बेटे की मौत के बाद भी वो जी रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे को संभाल रखा था, पर आज आकाश के एक फैसले ने उन्हें वापस पीछे 6 महीने पहले गुजरे दुखद वक्त की याद दिला दी। क्या वो वाकई खुश थे? जवान बेटे की मौत के बाद मुन्नी जी सिसक उठी। काश संजय, उनकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उनकी हालत देखते जितेंद्र शर्मा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, जो उनकी पूरी दुनिया थी। आकाश कमरे में आया तो कुमुद आंसू से भीगा चेहरा लिए एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों में हजारों सिकवे थे। उन सिकवों को पढ़ने का वक्त आकाश के पास नहीं था। वह एक नजर उसे देखता अपनी अलमारी की ओर बढ़ गया। कुमुद को उसका यूं नजरअंदाज करना सख्त नागवार गुजरा। आप बहुत बुरे हैं आकाश। वो रोते हुए उसके करीब आती बोली। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो बहुत गंभीर अंदाज में बोला। मेरी प्रॉब्लम? आपने क्या किया आज? अपनी मंगेतर को छोड़कर मुझसे शादी कर ली? क्यों? वो रोते हुए मुंह बनाते बोली। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। वो अब भी बहुत सामान्य अंदाज में बात कर रहा था। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है शिखा के साथ। वो रोते हुए दुख से बोली, जबकि आंसू अभी भी बच्चों की तरह बह रहे थे। और कुछ कहना है? वो भी गंभीर और सामान्य अंदाज में था। आपके लिए यह सब आसान होगा ना, पर आप भी सुन लीजिए, मैं इस शादी को नहीं मानती और ना कभी इस रिश्ते को। कुमुद, वो अब की बार माथे पर बल डाल उसके करीब हुआ, जबकि लहजे में सख्ती साफ झलक रही थी। कुछ भी बोलने से पहले ख्याल रखिएगा, मैं अगर सामान्य हूँ तो जरूरी नहीं कि हमेशा सामान्य रहूँ। तुम्हारी कोई भी गलत बात मेरा दिमाग बिगाड़ सकती है। जो कुछ हुआ उसे स्वीकार कर लो। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो बात करते हुए पलट गया। जिस लड़की के घर बारात आकर उसे छोड़ दे और उसकी छोटी बहन को ब्याह कर साथ ले जाए, उस लड़की के साथ यह समाज क्या सुलूक करता है?
मेरी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है, आपने भी, बाबा ने भी। इसके बावजूद दीदी ने मुझसे नफरत नहीं की और मुझे अपने सीने से लगाकर विदा किया। वो अपनी कहे जा रही थी, जबकि अब आकाश बिल्कुल चुप था। आप जानते भी थे कि मैं आपके छोटे भाई की विधवा हूँ। हम पसंद करते थे एक दूसरे को। संजय बस अचानक ही वह कूल अंदाज छोड़ उसकी तरफ मुड़ा और चिल्लाया कि वो 20 साल की लड़की बुरी तरह सहम गई। वह अपने कपड़े एक तरफ पटकता उसकी ओर बढ़ा। इस बार उसकी आंखों में सख्ती और हौसला था। आप अब हद से ज्यादा जुबान चला रही हैं। बेहतर होगा अपनी जुबान को कंट्रोल कर लें। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आपकी जुबान पर मेरे अलावा किसी और का नाम आए, चाहे फिर वो मेरा दिवंगत भाई ही क्यों ना हो। आप अब मेरी पत्नी हैं, तो अपनी जुबान को, अपनी सोच को मुझ तक ही सीमित रखें। बाकी मैं आप पर वैवाहिक जीवन का बिल्कुल बोझ नहीं डालूंगा, कोई हक नहीं लूंगा। बस आप ईमानदारी और वफादारी से रहें, लेकिन अपना हर फर्ज अदा करूंगा। इससे ज्यादा कुछ और बात करनी है तो वह सुबह करेंगे। इस वक्त मुझे नहाना है, अपना दिमाग ठंडा करना है। ओके। वो उसे बहुत धीमे लेकिन सख्त लहजे में समझाकर अब वापस पलटा। लेकिन कुमुद, अगर आप नहीं चाहती कि मैं अपने तरीके से आपकी जुबान को कंट्रोल करूं तो बेहतर होगा अभी चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो जाएं, प्लीज। वो अब की बार जिद करते हुए बोला और बिना उसको बोलने का मौका दिए बाथरूम में घुस गया, जबकि कुमुद बेइंतहा गुस्से में थी। पांव पटकती बिस्तर पर जा बैठी। हद है, मजाल है कि मुझे बता दे कि ऐसा क्यों किया, अचानक फैसला क्यों बदला उन्होंने। वो माथे पर बल डाले बड़बड़ा रही थी। एक तरफ शिखा शांत थी तो दूसरी तरफ आकाश भी ऐसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे सामान्य ही कोई बात हुई हो। उन दोनों का यूं शांत होना कुमुद को हजम नहीं हो रहा था। वो नहाकर बाहर निकला तो वह अभी भी उसी भारी ड्रेस में बैठी सोच में गुम थी। कुमुद, जाइए कपड़े बदल लीजिए। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह नरमी से ट्रीट कर रहा था। उसने घुटनों से सर उठाते आकाश की तरफ देखा। आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसके सवाल पर आकाश के कंघी करते हाथ रुके। ऐसा क्यों सोचा? वो उलझा। फिर मुझसे विवाह की कोई वजह मुझे समझ नहीं आ रही, तो क्या सोचूं? वो उठकर उसके पास चली आई। जरूरी नहीं हर बात की वजह मोहब्बत हो, और अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। जो होना था हो गया। अब थोड़ा खुद भी रिलैक्स हो, मुझे भी होने दो। बल्कि जाओ नहा लो, थोड़ा फ्रेश फील करोगी। आप मुझे राय मत दीजिए। वो उसकी कलाई पर हाथ रखते हुए बोला। कुमुद, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, इसीलिए दोबारा जुबान से मत समझाना पड़े। इज्जत और प्यार से बात करता हूँ, वैसे स्वीकार भी कर रहा हूँ। ओके जाओ। वो उसे फिर से समझाते आखिर में लहजा नरम कर गया और बिस्तर की ओर बढ़ा। वो ड्रेसिंग रूम में जाते ही अलमारी खोले, वहां से अपने लिए ड्रेस चुनने लगी। उसकी और शिखा की कदकाठी तकरीबन एक जैसी थी। वो शिखा से 2 साल छोटी थी और कद में भी 1 इंच छोटी थी। बाकी बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कुमुद ने एक ड्रेस चुनी और बाथरूम में घुस गई। वो भी वाकई ठंडा होना चाहती थी, अपना दिमाग रिलैक्स करना चाहती थी और यह हल बेहतर लगा। इतने टैप कौन सा ऑन करूं? वो अपना ड्रेस एक तरफ रखते टैप्स को देखने लगी। कौन सा ऑन करूं? वो उलझ रही थी। बंदा तो सीधा साधा टैप लगाता है, यह फिजूल में इतना हाई फाई लगा दिया। सिर्फ नहाना ही तो होता है, कोई भी टैप लगा लो। उफ! अचानक एक टैप छेड़ा तो रूफ शावर से पानी की बौछार उस पर पड़ गई। उफ! कैसे बंद करूं इसे? उसे बंद करने के चक्कर में बाकी टैप भी ऑन हो गए और सब तरफ से कपड़ों समेत पानी में भीगती चली गई। सब तरफ से ठंडा पानी उस पर गिरता वह पल में भीग गई। हिम्मत हारते वह पीछे हटते दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोल दिया। प्लीज इसे बंद कर दें। वो वहीं से आकाश को आवाज लगा गई। आकाश जो मोबाइल पर किसी से अहम बात कर रहा था, वहीं एक तरफ छोड़ते फौरन उठा और बिना सोचे समझे बाथरूम में घुस गया। वहां सारे टैप्स ऑन देखे और पानी की बौछार देखकर हैरान रह गया। फौरन आगे बढ़कर सारे टैप झट से बंद किए और अफसोस से सर झटकते इर्द गिर्द देखा तो एक तरफ दीवार के पास कुमुद खड़ी नजर
आई, कपड़ों से पानी टपक रहा था और अपना चेहरा छुपा के खड़ी थी। उसका भीगा लहंगा देखते एक पल को आकाश की धड़कन रुक गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। क्या पहली बार शावर के नीचे खड़ी थी? वही नॉर्मल अंदाज। कुमुद ने चेहरे से हाथ हटाते आकाश को देखा, जो उससे 4 साल बड़ा और मैच्योर था। आकाश की आंखों में कोई गंदगी नहीं थी। इस तरह का शावर पहली बार देखा। एक टैप ऑन किया, पता नहीं कहां कहां से पानी गिरने लगा। अच्छा जाएं, अब एक टैप ऑन कर दिया है, ले लें शावर। वह उसकी बात के जवाब में बोला और बाहर जाने लगा, लेकिन उसकी आवाज पर फिर रुका। अब इतना ज्यादा भीग जाने के बाद भी शावर की गुंजाइश बनती है। उसका अंदाज तीखा था, बिल्कुल हरी मिर्च जैसा। आकाश को यूं ही महसूस हुआ, बिल्कुल है। बाल देखें कितने अजीब से हो रहे हैं, और मेकअप इतना हैवी क्यों किया था? शायद वाटर प्रूफ नहीं था। और बिना साबुन के शावर कैसे किया जाता है, मुझे इसकी समझ नहीं। बाकी खुद को अच्छे से देख लें, क्या करना है। मैं क्यों देखूं खुद को? आकाश सर झटकते बाहर निकल गया। क्या वाकई मेरा मेकअप बह गया है? वह परेशान होकर आईने के सामने जा खड़ी हुई और खुद को देखते हुए आकाश पर गुस्साई। दूसरी तरफ फोन पर जो कहा था कर दिखाया। अब बारी तुम्हारी है। मैसेज पढ़ते ही शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। वह तंग करने वाले अंदाज में मैसेज टाइप कर रही थी और अब जवाब का इंतजार कर रही थी। तुम मुकर रही हो। दूसरी तरफ से किए गए मैसेज में धमकी का इमोजी शामिल था। मैंने कोई पक्का नहीं किया था मिस्टर। वह फिर तंग करने लगी। अब तुम मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो माय लेडी। उसका मैसेज पढ़कर ऐसा लगा जैसे वह पास ही हो। ना चाहते हुए भी उसके दिल की धड़कन तेज हुई। आप मुझे धमका रहे हैं? उसने निडर होकर मैसेज किया। तुम चाहो तो अभी आ जाता हूँ और ले जाता हूँ सबके सामने। पीछे हटी तो उसी वक्त खुद को तबाह कर दूंगा और तुम्हें भी। वह जुनूनी अंदाज में बोला। आप मुझे प्लीज डराइए मत। वह थोड़ा घबरा गई, फिर जल्दी से बोलो अंकल को भेजूं? क्या हो गया शर्मा, इतनी जल्दी में क्या? वह कांपते हाथों से मैसेज टाइप करती वो हट करने लगा। वीडियो कॉल पे आओ। वह उसे अब वीडियो कॉल कर रहा था। प्लीज नहीं। वह फिर कॉल काट कर उसे मैसेज कर रही थी। अभी मैं स्वीटहार्ट कह रहा हूँ, वरना मेरे गुस्से से तुम वाकिफ हो। वह मैसेज टाइप करते फिर से वीडियो कॉल करने लगा तो उसे मजबूरन कॉल पिक करनी पड़ी। फ्रंट कैमरा ऑन करो। वह फिर से बोला। उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया तो विद्युत ने उसका खूबसूरत चेहरा देखकर गहरी सांस भरी। बहुत गुस्से में था। तुम्हारा चेहरा देखकर गुस्सा शांत हुआ। अब बताओ जल्दी से कब भेजूं अंकल को? वह उसे अपनी नजरों में लिए हुए बोला। दूसरी तरफ उसका दिल जोर से धड़के जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। प्लीज विद्युत, मुझे थोड़ा वक्त दें। आज ही शादी खत्म हुई है और आप चाहते हैं कि कल ही रिश्ता ले आएं। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है यह सब? फिर मुझे दिन बता दो, कब भेजूं अंकल को? वह भी फौरन मुद्दे पर आ रहा था। थोड़ा वक्त दो मुझे। वह पलके झपकाती झुकती सीधा विद्युत के दिल में उतर रही थी। 2 दिन बाद भेज दूं? वह तो हथेली पर सरसों जमाने का तुला हुआ था। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे बाबा से बात कर लेने दो। फिर वह परेशानी के आलम में बोली। तुम्हें जरूरत ही नहीं है बात करने की। मैं डायरेक्ट रिश्ता ले आऊंगा। बात खत्म, तुम साइड पर रहो। वह जैसे उसे हर मामले से दूर रखते हुए महफूज रखना चाह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है ना शर्मा? बाबा को बताना होगा ना? अच्छा, आप इस वीक वेट करें। मैं मौका देखकर बाबा से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बिल्कुल नहीं, 2 दिन है तुम्हारे पास। जो करना है कर लो। मुझे 2 दिन बाद तुम्हारा जवाब चाहिए। वह उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोला। 2 दिन? शिखा का दिल जोर से धड़का। बाल कटवाए हैं तुमने? अचानक उसके सवाल पर शिखा ने हैरत से उसे देखा। नहीं तो फौरन बोली। शिखा, झूठ नहीं बोलो, तुमने बाल कटवाए हैं। वह जोर देकर बोला। सच में विद्युत, मैंने बाल नहीं कटवाए। वह अपने बाल झटके से आगे करते हुए उसे दिखाती बोली। फिर से कह रहा हूँ। वह अब भी संजीदा था। हाँ,
वह पार्लर वाली ने थोड़ा सा शिखा ने अपने आगे फ्रंट से बालों को हाथ लगाते हुए शांत आवाज में कहा, तुम जानती हो मुझे तुम्हारे बाल कितने पसंद है, फिर क्यों कटवाए? वह नाराज हो रहा था। ज्यादा तो नहीं कटवाए, वह अपना बचाव करने लगी। 1 इंच भी नहीं कटवाने। स्वीट हार्ट, इसे वार्निंग समझो। जानती हो जान बसती है मेरी तुम्हारे इन बालों में। आपकी जान कहाँ नहीं बसती विद्युत? मेरी आंखों में, मेरे गालों में, मेरे गाल के तिल में, मेरे डिम्पल में। वह बोलती जा रही थी, फिर एकदम चुप हो गई। रुक क्यों गई? बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। अभी तो और अभी भी बहुत सारे हिस्सों के नाम बाकी हैं विद्युत। वह हैरत से उसे देखने लगी। मैं बताऊं? वह गंभीर लहजे में बोला। नहीं, मुझे नहीं जानना। वह फोन बंद करने लगी, माथे पर आए पसीने को साफ करते, नजरें चुराते बोली, मेरी इजाजत के बगैर फोन बंद करके तो दिखाओ। वह फिर से धमकी देने लगा। मुझे नींद आ रही है। वह गहरी सांस भरते बोली, तो सो जाओ। किसने मना किया? वह फुर्सत से बेड से टेक लगाते उसे निहारते बोला, ऐसे कैसे सो जाऊं? आप कॉल बंद करेंगे तो सोऊंगी ना। वह प्यार से बोली, ओके सो जाओ। कॉल कट गया। उसके इस तरह अचानक कॉल काट देने पर भी शिखा को चैन नहीं आया। नाराज तो नहीं हो गए? उसकी नाराजगी का सोचते सोचते शिखा का दिल आधा रह गया। विद्युत, क्या हुआ? नाराज हो गए आप? उसने तुरंत मैसेज किया। नहीं, लेकिन 2 दिन बाद मेरे आने पर हाँ होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो फिर 2 दिन तक अगर कोई जवाब नहीं आया तो मैं जो भी करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो साफ धमकी देकर हट गया, जबकि शिखा बस मोबाइल स्क्रीन को घूरती रही। कुमुद, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों बार बार हिल रही हो? वो माथे पर बल डालकर धीमी रोशनी में उसे देख रहा था, जो सोने के लिए लेट तो गई थी लेकिन बार बार अपनी जगह से हिल रही थी, कभी एक करवट तो कभी दूसरी। आखिरकार तंग आकर आकाश ने टोका, क्या करूं? ये पीछे लगे झूमर चुभ रहे हैं। जब सीधा लेटती हूँ तो कमर में लगते हैं। पता नहीं आपने क्यों ये फालतू डिजाइन डलवाई थी बैग पर। कुमुद भी मजे से बोलने लगी, बेहतर होगा आप जाकर ड्रेस बदल लें, उसने सख्ती से कहा। कुमुद गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी, क्यों बदलूं? आपको एक बार की कही बात समझ नहीं आती? मेरे ख्याल से आपको बदल कर आना चाहिए, आकाश ने गंभीर लहजे में कहा और वापस लेट गया, जबकि कुमुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। अंदर जाते ही उसका माथे पर हाथ चला गया। उफ, ना जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैं भी ना, वो शर्माए जा रही थी। हाँ, वो लड़की पहली बार यूं किसी मर्द के सामने बुरी तरह ब्लश कर रही थी। शिखा बेटा, जो कुछ हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम बहन के लिए इतना बड़ा दिल कर लोगी। वो नजरें झुकाए बोल रहे थे जैसे शर्मिंदा हो, और उनकी शर्मिंदगी पर शिखा का सिर और ज्यादा झुक गया। अब वो उन्हें क्या बताती कि इस सब के पीछे साजिश ही उसकी अपनी थी। बाबा, आप सब भूल जाइए, मैं कुमुद के लिए बहुत खुश हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई। शायद ये कुमुद के लिए भी अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। शिखा की बातों से उनके चेहरे पर जो राहत आई वो उन्हें दिल में भी उतरती महसूस हुई और बोझ हल्का हो गया। शिखा का दिल चाहा कि बाबा से विद्युत के बारे में बात करे, पर फिर किसी तरह खुद को रोक लिया। आज रात शहर के एक बड़े और फेमस बैंक्वेट हॉल में कुमुद और आकाश का रिसेप्शन था। यकीनन वह भी उस रिसेप्शन पर आएगा। शिखा का दिल तेजी से धड़कने लगा, पलकें भी उठी। बेटा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। शाम को मैं और तुम रिसेप्शन पर साथ चलेंगे, ज्ञानवीर साहब उठते हुए कहे। उनके जाते ही शिखा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। शिखा के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कॉल उठाई। क्या कर रही हो? हमेशा वाला सवाल आया। कुछ खास नहीं, वह चलते हुए हॉल में आई। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अगला सवाल। काम पर गए हैं। खट्टी मीठी बात हुई। अकेली हो? उस आवाज में फिक्र थी। जाहिर है अब अकेली थी। दरवाजा लॉक करके रखिए, उसने हिदायत दी। दरवाजा लॉक है, चेक कर लो, उसने सख्ती से कहा। शिखा दिल पर पत्थर रखकर पहली बार डांट सुन रही थी। दरवाजे पर जाती, लॉक चेक करती
तो डोरबेल बजी। कौन आया? वह हैरान हुई। शिखा, डोर मत खोलना, अंदर वापस जाओ, दूसरी तरफ से चिल्लाया गया। एक हाथ से मोबाइल थामे दूसरे हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े हुए आवाज आई। गाड़ी फुल स्पीड पर थी। अंदर वापस जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। जब तक मैं नहीं आता बाहर मत निकलना और कॉल भी मत काटना। उसकी सख्त आवाज पर वह फौरन अंदर गई। तभी बाहर से कोई दीवार पार करके अंदर घुस गया। शिखा की सांस रुक गई। वह बड़ा सा आदमी था, चेहरे पर मास्क था और वह तेजी से शिखा की तरफ बढ़ा। शिखा ने कमरे में जाकर फौरन दरवाजा लॉक कर लिया। अब कोई दरवाजे पर धक्का दे रहा था। शिखा, क्या ठीक हो? दूसरी तरफ से पूछा। शिखा बस इतना ही बोल पाई। हाँ, तुम अपनी सुरक्षा करोगी, मैं पहुंच रहा हूँ। यह हुक्म था या हौसला? शिखा समझ नहीं पाई, पर एक बात तय थी, उसे खुद की रक्षा करनी थी हर हाल में। बस मेरे आने तक संभल कर रहना। शिखा बेबसी में सिर हिलाकर रह गई। तभी दरवाजा जोर से खटकाया गया। वह घबराई। बस 5 मिनट और। दूसरी तरफ तेज आवाज आई। तभी दरवाजा खुला और वह आदमी अंदर घुसा। शिखा का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तुम क्या समझती हो तुम मुझसे छुप जाओगी? अब देखना कैसे तुझे बर्बाद करता हूँ। तुम बर्बाद होगी और साथ में वह भी। वह आदमी ठहाका लगाकर हंसा। उसकी बातें विद्युत तक भी पहुंची थी। हाँ, वह वही बड़ा दुश्मन था जो लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और अब उसे उसकी कमजोरी मिल चुकी थी। पर आज उस कमजोरी से फायदा उठाने का वक्त आ गया था। वो उसकी ओर कदम दर कदम बढ़ रहा था। दूर रहो मुझसे, वरना। वो पीछे हट रही थी। पास रखी फल की टोकरी से उसने फल उठाकर उस पर फेंका और भागकर बाथरूम में खुद को बंद करने लगी। लेकिन उस आदमी ने एक ही झटके में शिखा को पकड़ लिया। वो शख्स शिखा का दुपट्टा हाथ में लपेटे हंस रहा था। शिखा की सांस गले में अटक गई। उसने शोर मचाना चाहा तो वह उसे धक्का दे गया। अगले पल ही वह आगे बढ़ा। तभी टोकरी के पास हाथ जाने से शिखा के हाथ में पॉट आ गया और शिखा ने बिना देर किए उस आदमी के सर पर वार कर दिया। वो तड़प कर पीछे हटा और खून उबल कर बाहर गिरा। तभी दरवाजे से विद्युत अंदर आया और यह मंजर देख उसके कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे पर जहां थोड़ी देर पहले परेशानी और गुस्सा था, अब उसकी जगह सुकून और हल्की मुस्कान ने ले ली। उसने गहरी सांस लेकर अपनी नजरें शिखा पर डाली जो थरथरा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी जीते जागते इंसान पर वार किया है। विद्युत ने प्यार भरी निगाह उस पर डाली। बस एक कदम की दूरी पर खड़ा वो उसे लगातार देख रहा था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में मेरी हो, वो धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला। मैंने मारा। शिखा हकलाने लगी। कुछ नहीं किया तुमने, जो किया मैंने किया। विद्युत उसे उसी तरह देखता रहा। आज तक उसने कभी शिखा को छुआ तक नहीं था। वो उस पर हक नहीं जताता था। उसके लिए वह अभी उसकी पत्नी नहीं थी। हाँ, उसका चेहरा वह घंटों देख सकता था, लेकिन कभी उसकी कलाई तक नहीं थामी थी। अब उसका मन कर रहा था कि शिखा को गले से लगा ले, क्योंकि इस वक्त शिखा को सच में सहारे की जरूरत थी। लेकिन विद्युत चाहकर भी पास नहीं गया। हाँ, उसने पलटकर उस शख्स को एक जोरदार मुक्का जरूर मारा, जिससे वो करहा उठा और फिर वो बेहोश हो गया। विद्युत ने अपने आदमी को फोन करके एड्रेस दिया और जल्दी आने को कहा। शिखा, स्वीट हार्ट, बस रिलैक्स करो, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा। उसका लहजा धीमा लेकिन भरोसा देने वाला था। शिखा ने आंसू पोंछे, उसे देखा और खुद ब खुद उसके गले से लग गई। विद्युत शॉक्ड रह गया। उसकी सांस तक थम गई। शिखा रो रही थी। उसकी टेंशन गलत नहीं थी, वो होश में नहीं थी, लेकिन विद्युत तो सब समझ रहा था। धीरे से शिखा को खुद से अलग करते हुए वो मुस्कुराया। बहादुर बनो, और तुम हो भी बहादुर मेरी जान। वह जितनी नरमी से बोल सकता था बोला। कुछ देर में उसने सब साफ करवा दिया और शिखा के घर के बाहर सख्त सिक्योरिटी भी लगा दी। तुम आज ही बाबा से बात करो, मैं अब और दूरी का रिस्क नहीं ले सकता, समझ रही हो ना? उसने प्यार से कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। आप प्लीज मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। शिखा की रूंधी आवाज सुनकर वो रुका और नर्म निगाहों से उसे देखने लगा। मैं बस अभी यहाँ से जा रहा हूँ,
24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शिखा, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा जुनून हो, मैं पागल हूँ तुम्हारे पीछे, एक सेकंड भी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। उसकी बातों से शिखा का दिल धड़क उठा और वो बहुत हद तक सुकून पा गई। रात को रिसेप्शन से फ्री होते ही कुमुद को कमरे तक पहुंचाया गया। आज उसे दुल्हनों की तरह सजाया गया था। शिखा ने भी यह रिसेप्शन अपने बाबा ज्ञानवीर जी के साथ अटेंड किया तो दूसरी तरफ विद्युत भी वहां मौजूद था, मगर शिखा उसे देख नहीं पाई, जिसका उसे अफसोस रहा। आंटी, मुझे पानी चाहिए, अचानक कुमुद ने अपनी सास से कहा तो वो उसे देखने लगी। उन्होंने तुरंत नौकरानी को बुलाया। जी दीदी जी। नौकरानी फौरन आई। दुल्हन को जो भी चाहिए तुरंत ला कर दो, मुझे किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने तेज अंदाज में कहा तो नौकरानी सिर हिलाते खाने पीने का सामान लेने चली गई। कुछ भी चाहिए हो तो रुचि को बता देना, वो साड़ी का पल्लू ठीक करते नरमी से बोली कि तभी आकाश पूरी आन बान शान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुन्नी जी ने उसे देखते ही बेरुखी से मुंह फेर लिया। वो माँ की बेरुखी की वजह जानता था, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। माँ, वो जाने लगी तो आकाश ने पुकारा, आप नाराज हैं मुझसे? उसका लहजा धीमा था। रात बहुत हो गई है, आराम करो, वो तेज अंदाज में कहती बाहर निकल गई। पीछे वो गहरी सांस भरता रह गया। वो उन्हें वजह नहीं बता सकता था कि किसकी इज्जत का मान रखा हुआ था उसने, और चाहकर भी वो मान नहीं तोड़ सकता था, भले खुद टूट जाए। वो बिना कुमुद पर एक नज़र डाले ड्रेसिंग में गुम हो गया। नौकरानी दस्तक देकर अंदर आई तो उसके साथ एक और नौकरानी भी थी। पानी के अलावा ढेरों खाने पीने का सामान भी उनके साथ था, जो बड़े से ट्रे में रखा था। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस और ना जाने क्या क्या। कुमुद बस एक नज़र ही देख सकी। जो भी चाहिए हो दुल्हन जी मुझे बताइएगा, रुचि सिर झुकाए बोलती नौकरानी के साथ सब सेट करवाकर बाहर निकल गई, जबकि कुमुद ने सिर्फ पानी पीना ही चाहा और धीरे से बिस्तर छोड़कर उठी। आईने के सामने जा खड़ी हुई, सारा जेवर उतार कर वो एक तरफ रखे जा रही थी, जबकि आंखों से आंसू भी लगातार बहते जा रहे थे। अगर देखना भी गवारा नहीं था तो शादी क्यों की उन्होंने? मैं तो सारी जिंदगी संजय की विधवा बनकर गुजार लेती, लेकिन अगर शादी कर ही ली है तो निभा भी लेती। वो दुखी दिल से सोच रही थी। सारा जेवर उतारने के बाद अब वो अपना पिन किया हुआ दुपट्टा भी उतार रही थी और उसी पल वो दुपट्टे के साथ उलझ गई जो उसे तंग कर रहा था। गहरी सांस भरते उसने दुपट्टा खींचा तो बाल खिंचते महसूस हुए। कुमुद, ये क्या तरीका है? क्यों दुपट्टे के साथ यूं उलझ रही हो? वो कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ उसे पता ही नहीं चला। मेरा दुपट्टा, मेरी मर्जी, वो चिढ़कर बोली। आकाश ने उसे खामोश नजरों से देखा। आकाश को जितनी बदतमीजी बुरी लगती थी, कुमुद उतनी ही साफ साफ बोलने की आदत रखती थी। तुम्हें एक बार की कही बात समझ नहीं आती कि ढंग से पेश आया करो। उसने उसका दुपट्टा निकाल कर जमीन पर डाल दिया और ये देखकर कुमुद हैरान रह गई। उस पल वो बिल्कुल स्तब्ध खड़ी थी। उसका खिलता चेहरा देखते आकाश की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं, लेकिन फौरन नजरें फेरते वो बिस्तर की ओर बढ़ गया, जबकि कुमुद भी अब दुपट्टा उठाकर एक तरफ रखती उस भारी लहंगे को दोनों तरफ से समेटकर जरा सा ऊपर उठाती ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी ही थी कि बुरी तरह लड़खड़ा गई। आकाश फौरन उसकी तरफ लपका। क्या हो गया है? गिरती पड़ती रहती हो? वो उस पर चिढ़ गया, क्योंकि आज शादी के स्टेज पर जाते हुए भी वो इतना भारी लहंगा ठीक से संभाल नहीं पाई थी। उस वक्त भी आकाश ने उसे थामे रखा था। स्टेज पर भी वो लड़खड़ाई थी, लेकिन आकाश उसके साथ साथ था तो उसने बहुत अच्छे से अपनी दुल्हन को संभाल लिया था और अब वो फिर गिरने लगी थी। तो क्या करूं? ये देखो कितना बड़ा तंबू बना दिया है, मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा। वो मुंह बनाते शिकायत कर रही थी। जाओ कपड़े बदल लो। वो उसके रूप से नजरें चुराता पीछे हटने लगा कि कुमुद ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मुझे मदद चाहिए, वो हक से बोली। किसमें? तुम खुद बदल लो जाकर। कुमुद, वो अब की बार सचमुच झिझक गया।
कुमुद ने पहली बार ये नजारा देखा कि मर्द भी झिझकते हैं। मैं अकेली नहीं कर सकती, प्लीज। वो जो उससे ड्रेसिंग तक लहंगा ले जाने में मदद लेने वाली थी, अब बाकायदा उसे छेड़ने लगी। पर वो नहीं जानती थी कि सामने खड़ा शख्स उसका पति है, उसका अपना, और ऐसे हालात में मजाक करने का मतलब है अनजाने में उसकी हिम्मत को चुनौती देना। और ये सब वो बेखबर होकर कर चुकी थी। आकाश ने अचानक थोड़ा झुकते हुए उसे उठा लिया। कुमुद भी उस पल दिल पर हाथ रख के उसे देखने लगी, लेकिन आकाश उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाने के बजाय सीधे बिस्तर की ओर ले आया था। मैं तो उधर जाना चाहती थी। इस बार वो हकलाने लगी, मगर आकाश अब उसकी बात सुन कहाँ रहा था। उसके रेशमी बाल हल्के से माथे पर गिर रहे थे और आकाश ठहरी हुई आवाज में बोला, हेल्प चाहिए ना आपको? वही करने आया हूँ। फिर ठहर कर उसने सख्त लेकिन साफ लहजे में कहा, कुमुद, क्यों अनजाने में हालात को पेचीदा बना रही हो? मेरे लिए तुम एक जिम्मेदारी हो जिसे मैं संभाल कर रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा अंदाज मुझे उलझा रहा है। समझ रही हो ये बात? इस वक्त तुम मेरी नजरों के सामने हो, मेरे कमरे में हो, और मैं इंसान हूँ। मेरे अंदर भी एहसास हैं। मुझे बार बार अपने पेशेंस को परखने पर मजबूर मत करो। मैं बहुत भावुक इंसान हूँ और अपने जज्बातों पर काबू रखना आसान नहीं होता। साफ कह रहा हूँ, थोड़ी हद में रहो और मुझे बेवजह परखो मत। अगर मेरा सब्र टूट गया तो शायद मुझे तुम्हारी नाराजगी या आंसू की परवाह करना भी मुश्किल हो जाएगा। वह उसे साफ शब्दों में समझा रहा था, फिर धीरे से उसे छोड़कर पीछे हट गया। उसकी बातों से कुमुद की सांस जो पल भर को थम सी गई थी, अब उसके पीछे हटते ही चलने लगी। मैंने तो बस ड्रेसिंग रूम तक जाने में मदद मांगी थी। आप ना जाने क्या क्या सोचने लगे। वो हल्की सी शांति से बोली और खड़ी होने लगी, मगर पैरों से जैसे जान निकल चुकी थी। गहरी सांस भरकर वह वापस बैठ गई। उसी पल आकाश फिर उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसे दोबारा उठाकर ड्रेसिंग रूम तक ले आया। अब चुपचाप कपड़े बदलो और बाहर आओ, इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता मैं। वो सख्ती से समझाता बाहर निकल गया। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। आकाश ने स्क्रीन पर नजर डाली, होंठ सख्ती से भींचे और कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। अब क्यों फोन कर रहे हो? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? शादी करके बहुत बदल गए हो तुम। वो माथे पर बल डालते हुए गुस्से और खींच भरे अंदाज में बोला। वो आराम से बैठा उसे सता रहा था। कोई काम था जो इस वक्त फोन किया? आकाश ने उसकी बात को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। जानता हूँ ये लम्हे जिंदगी में बहुत अहम होते हैं और तुम्हें इस वक्त मैं तंग कर रहा हूँ, पर तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो फौरन मुद्दे पर आ गया। अब और क्या रह गया करने को? कर तो ली है आपके कहने पर कुमुद से शादी, अब और भी कुछ करने को बाकी है क्या? उसके लफ्ज ड्रेसिंग रूम से निकलते कुमुद ने जैसे अनसुने कर दिए। हाँ, बाकी है। जिस वजह से ये सब हुआ वो वजह अभी भी वही है। मुझे शिखा से शादी करनी है कल ही। लहजा सख्त हुआ। तो कर लो जाकर, मुझे क्यों बता रहे हो? वो ना चाहते हुए भी सख्त बोल गया। आकाश, वो तुम्हारी साली है, बीवी की बहन, और तुम उसका रिश्ता अपने कजिन विद्युत के लिए मांगोगे। और मैं पागल हूँ कि ये सब करूँगा? वो भी तुनक गया। मेरे हिसाब से तो शादी के बाद तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है ना आकाश? आकाश माथे पर बल डाल गया। देखो, जितनी मदद कर सकता था कर दी। अब आगे की जंग आप खुद लड़ो, मुझे माफ करो। वो कॉल काटने ही वाला था। 1 मिनट, बात तो सुनो मेरी। जहाँ इतनी मदद की है वहाँ ये आखिरी बार भी कर दो। वो मुझे सीधे आने नहीं दे रही और मैं अब उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज भी उस पर हमला हुआ है। विद्युत ने उसे आज का वाकया संक्षेप में बता दिया। मुझे वो अपने पास चाहिए आकाश, ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। दूर रहकर ये नहीं हो सकता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वो और कुछ कहता कि तभी पास खड़ी कुमुद को देख के आकाश ने कॉल काट दिया। उसकी आंखों में आंसू देखकर आकाश समझ गया कि वो सब सुन चुकी है। आपने किसके कहने पर मुझसे शादी की? उसके लहजे में छुपा दर्द आकाश के दिल को चीर गया। किसी के कहने पर नहीं। झूठ मत बोलिए आकाश।
अभी अभी किसी को कह रहे थे, मैंने खुद सुना है। कुमुद गुस्से से भरे कदमों के साथ उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ लिया। आकाश ने दांत भींच लिए, लेकिन उसकी ये हरकत देखते हुए भी वह खुद को शांत रख गया। कुमुद, हद से बाहर मत जाओ, उसने धीमे मगर कड़े लहजे में कहा। आप मुझे सब कुछ बताइए, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आकाश ने भौंवे चढ़ाते हुए पूछा, वरना क्या? कुमुद के होंठ कांपे और उसने गुस्से में कह दिया, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर आकाश का धैर्य टूटने लगा। उसने दोनों हाथों से उसे थामा और झटके से अपनी ओर खींच लिया। कुमुद सीधे उससे टकराई। आकाश ने ठंडी लेकिन चेतावनी भरी आवाज में कहा, आज तो ये अल्फाज तुमने कह दिए, वो भी मेरे सामने, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर ये बात तुम्हारे मुंह से दोबारा सुनी तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। उसके शब्द धीमे थे, मगर उनमें छिपी हुई शक्ति और गहराई कुमुद तक पहुंच रही थी। आप मुझे डराते हैं? कुमुद की आवाज कांप गई। डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। ये आखिरी बार है जब मैंने ऐसी बातें सुनी हैं तुम्हारे मुंह से। आगे कभी मत कहना। उसने उसे धीरे से छोड़ा और नजरें फेर लीं। कुमुद के चेहरे पर मायूसी उतर आई। वो धीरे से बोली, आप चुप रहिए, वरना वो धीरे से बोला, बोल दिया तो आप चुप रहिए, वरना मैंने कुछ बोल दिया तो फिर आप कहेंगे कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, और अभी तो मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। आप तो मुझे चीटर लगते हैं। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं यही हूँ। उसने अपना चेहरा घुमाकर माथे पर हाथ फेरते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश की। आकाश का सख्त जवाब सुनकर कुमुद ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसने पलटकर उसे डांटा नहीं, लेकिन अगले ही पल उसकी हालत बिगड़ने लगी। पसीने की बूंदें माथे पर चमक उठी और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। वो धीमी आवाज में बोली, वो आप बाहर से किसी नौकरानी को बुला दीजिए, मेरी ड्रेस की जिप अटक गई है। कहते कहते उसका चेहरा लाल हो गया और आंखें भीगने लगीं। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसी मुश्किल में फंस सकती है। जिप इतनी बुरी तरह फंसी थी कि ना ऊपर जा रही थी ना नीचे। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि अभी रो ही पड़ेगी। आकाश ने उसकी आवाज सुनी और माथे पर बल पड़ गए। उसकी पत्नी होते हुए भी अगर उसे किसी और को बुलाकर मदद लेनी पड़े तो ये उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। लेकिन उसी वक्त कुमुद की परेशानी देखकर वो समझ गया कि अगर उसने मदद नहीं की तो या तो वो गुस्से में और कुछ कह देगी या फिर घबराकर बेहोश हो जाएगी। शादी की दूसरी ही रात ऐसी स्थिति आ जाना उसके लिए अनकंफर्टेबल था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आओ मैं मदद कर देता हूँ। कुमुद जो पास रखी कुर्सी पर बैठी थी, अपना दुपट्टा पहले ही कंधों पर डाल चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वो फटी फटी नजरों से आकाश को देख रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या होगा। आप होश में तो हैं? आप मेरी मदद करेंगे? होश में है ना? डर और घबराहट के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी इस बात पर आकाश ने उसे घूर कर देखा। वो पहले से ही बेहद खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसकी उंगली उठाकर चेतावनी देने की हरकत ने आकाश के सब्र की परीक्षा ले ली। चंद कदमों का फासला तय करते हुए वो आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, ठीक कहा तुमने, होश में नहीं हूं मैं, और जब मैं होश में नहीं होता तो किसी और को भी चैन से होश में रहने नहीं देता। उसकी नीली आंखों की तीखी नजरें कुमुद पर टिक गईं। कुमुद की आंखें झुक गईं। वो नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। आकाश उसकी ड्रेस की जिप ठीक करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो उसकी पत्नी थी और चाहे रिश्ता जैसा भी हो, उस पर हक तो उसी का था। उसका दिल बार बार उसे यही समझा रहा था कि कुमुद उसकी जिम्मेदारी है और उसे हर मुश्किल में उसकी मदद करनी ही होगी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो बहुत दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है मिसिस को दूरियां मिटानी है। वो उसके और पास आया। कुमुद ने हड़बड़ी से कहा, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसका लहजा शिकायत भरा था। फिर सीधे आकाश की आंखों में देखते हुए उसने और भी सख्त आवाज में कहा,
जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि किसके कहने पर आपने मुझसे शादी की, तब तक मुझसे किसी अच्छे बर्ताव की उम्मीद मत रखिए। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए ड्रेसिंग रूम से चली गई। आकाश ने माथे पर हाथ रख लिया और गहरी सांस भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि आधी अधूरी बातें हमेशा गलतफहमियां और दूरियां ही पैदा करती हैं। कुमुद पूरी सच्चाई से बेखबर थी और अगर वो सब बता देता तो किसी का भरोसा और भ्रम दोनों टूट जाते, जो वो नहीं चाहता था। जब तक कुमुद वापस लौटी, आकाश ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गया। ये साफ इशारा था कि अब उसे तंग ना किया जाए, लेकिन बेचैनी तो दोनों की आंखों में थी। कुमुद तकिए पर सिर रखकर लेटी, मगर उसकी दबाई हुई सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसकी रुलाई सुनकर आकाश का दिल भी पिघल गया। वो बेचैनी से उसकी तरफ झुका और धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए बोला, कुमुद तुम क्यों रो रही हो? उसके सवाल पर कुमुद हिचकियों में टूटी आवाज में बोली, आपको तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी, किसी और के कहने पर। आकाश ने उसके आंसू भरे चेहरे की तरफ देखा और गहरी सांस भरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तरफ देखो, आंसू बहाना बंद करो, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है मेरे साथ, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें अपनाया है। वो उठकर बैठ गया और धीरे से उसके गालों पर बहते आंसू पोंछ दिए। कुमुद ने उसकी आंखों में देखते हुए जिद की, अगर ऐसा है तो फिर मुझे सब सच बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। आकाश ने झिझकते हुए धीमे स्वर में कहा, किसी का भरोसा टूट जाएगा। कुमुद रोते रोते और भी ज्यादा कांप गई और बोली, अगर आपने सच ना बताया तो मैं टूट जाऊंगी और फिर कभी संभल नहीं पाऊंगी। उसकी हालत देखकर आकाश का दिल तड़प उठा। आखिरकार उसने ठान लिया कि वो सब सच बता देगा, लेकिन जैसे ही उसने पूरी सच्चाई सामने रखी, कुमुद और भी ज्यादा रो पड़ी। मतलब मुझे सबने धोखा दिया, आपने भी, दीदी ने भी और बाबा ने भी। कुमुद ने रोते हुए कहा, नहीं कुमुद, किसी ने कोई धोखा नहीं किया। अंकल तो इस बात को जानते तक नहीं, और विद्युत मेरे कजिन हैं, बिल्कुल दोस्त जैसे, और शिखा और विद्युत एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये बात मुझे शादी वाले दिन ही पता चली। विद्युत की खातिर ही मैंने शिखा को छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली। आपने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए मुझसे शादी करके मुझे खुद पर थोप लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुमुद ने सर झुका लिया। अगर ऐसा होता तो मैं सिर्फ शादी से इनकार कर देता, यह नहीं करता। आकाश फौरन हिचकते हुए बोला। कुमुद ने मासूम पलके उठाकर उसे देखा। मैं जानता हूँ कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगी, मैंने सच्चे दिल से आपको अपनाया है। उसके जज्बात इतने गहरे थे कि कुमुद का मन चाहा कि वह तुरंत यकीन कर ले। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता तो कल आप मुझे इतना लंबा लेक्चर नहीं देते। कुमुद ने फर्ज और हक की बात करते हुए बोली, ये सब आपके लिए था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती का रिश्ता बनाऊं बिना आपकी इजाजत के। ये सब नहीं हो सकता था। मुझे नींद आ रही है। कुमुद पीछे हटते हुए सोने के लिए लेटी। उस पल आकाश ने गहरी सांस भरी, एक नजर उसे देखा और करवट बदल ली। इस बार कुमुद को फिर गुस्सा आया। आकाश का उसे ऐसे नजरअंदाज करना भी उसे चिड़चिड़ा कर रहा था। वो उसकी तरफ मुड़ते ही पीठ देखती और सिसकी भर गई। आकाश फौरन उसकी तरफ बढ़ा। अब रोना बंद करें, सब कुछ बता दिया आपको, फिर भी वही रोना और सिसकना क्यों चाहती हैं? मैं सच में इन सिसकियों की वजह आपको बताऊं? वो गंभीर लहजे में बोली। कुमुद मासूम बच्चों की तरह उसे बता रही थी कि उसे हक करो। उसकी मासूमियत पर आकाश का दिल खुश होकर हंसना चाहता था, पर उस वक्त अगर वो हंसता तो कुमुद और रोती, इसलिए उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके गले से लगते ही कुमुद को जैसे सुकून मिल गया। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबाए वो हिचकियां भर रही थी। उसकी सांस सीने में अटकती हुई थी। कुमुद घबराकर सर उठाते हुए बोल पड़ी। उसे होश आया। आकाश झट से आंखें खोल गया।
दिल में कई जज्बात जाग गए। कुमुद, क्या मैं तुम्हें अपना बना लूं? वो जो उससे लगभग 4 साल बड़ा था, इतने प्यार और नरमी से इजाजत मांग रहा था कि कुमुद का दिल धक्क से रह गया। बताइए ना कुमुद, वो उसकी कान के पास आके बोला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे आपसे डर लग रहा है, कुमुद ने हिचकिचाते हुए कहा। प्लीज यार, ऐसे मत करें। लेकिन जैसे उसकी बात पर आकाश थोड़ा बदमिजाज हुआ और आगे झुकते हुए उसकी नाक पकड़ के हिला दी। कुमुद को लगा जैसे उसके हाथ पांव से जान निकल गई हो। कुमुद, सो जाओ, रात काफी हो गई है। उसने उसका सर अपने हाथ पर रखकर उसे लिटा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुमुद ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अब उसे कुमुद की इजाजत की जरूरत नहीं थी। उसने उसका सर तकिए पर रखते हुए धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। इन 2 दिनों में उसकी मोहब्बत उसके ऊपर इस कदर हावी हो गई थी कि उसके बिना कुमुद को जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। आज उसका मोहब्बत भरा एहसास सुकून दे रहा था। यही हाल आकाश का भी था। शादी से पहले तक कुमुद उसके लिए बस उसके दोस्त जैसी थी, लेकिन शादी होते ही वह उसे चाहने लगा था। बस एक ही बात दिमाग में थी, कुमुद सिर्फ उसकी है और उसकी रहेगी। और आज वह सच में उसकी हो गई थी। सुबह वो सोए ही थे, तभी मोबाइल लगातार बजता हुआ उनकी नींद डिस्टर्ब कर गया। कुमुद उसके हाथ पर सर रखे बेखबर सो रही थी। वो जरा सा सर उठाकर मोबाइल तलाशने लगा। उफ, किसका फोन है? वह एक हाथ से मोबाइल उठाकर नंबर चेक करने लगा, जबकि कुमुद का सर अपने हाथ से एक पल भी नहीं हटाया। कॉल रिसीव करते ही आकाश बोले, क्या है यार, सुबह सुबह फोन करके क्यों तंग कर रहे हो? विद्युत ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। क्यों, रात को क्या कर रहे थे? अब सुबह होने के बाद भी सो रहे हो? आकाश ने थोड़ा सख्त अंदाज में कहा। आप रहने दो, आप नहीं समझेंगे। वो कुमुद की नींद का ख्याल रखते हुए थोड़े धीमे लहजे में बोल रहा था। ज्यादा बात मत बढ़ाओ, वरना तुम्हें भी शादीशुदा कमरों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। आकाश ने बिना किसी लिहाज के विद्युत को सुनाया। मेरा काम आज ही निपट जाए, वरना विद्युत ने धमकी देते हुए कहा। आप ना खुद सुकून से रहते हैं, ना दूसरों को रहने देते हैं। अभी नींद आ रही है, सोने दो मुझे, उठूंगा तो सोचूंगा। इसी बीच कुमुद ने हल्की सी कसमसा कर आंखें खोल दी और मुंह भी खोला। आकाश तुरंत उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया, ताकि वह कुछ उल्टा सीधा ना बोल सके। दूसरी तरफ विद्युत ने सर झटकते कॉल काट दी। कॉल कटते ही आकाश ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और कुमुद के पास लेट गया। उठ जाओ जानी, सुबह हो गई है। उसने उसे प्यार से संभाला, जिससे कुमुद को बहुत प्यारा लगा। अच्छा, अब जल्दी उठो, तुम्हारे होने वाली बहनोई की कॉल आई थी। उन्हें आज अपनी होने वाली बीवी की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम करना होगा, वरना वो बंदा मेरा रातों का सुकून और दिन का चैन छीन लेगा। आकाश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिससे कुमुद खिलखिला उठी। कुछ वक्त बाद सभी ज्ञानवीर साहब के घर थे। विद्युत का इस दुनिया में कोई नहीं था, केवल आकाश और उसकी फैमिली के। वो उन्हें ही साथ लाया था। ज्ञानवीर साहब सोच में पड़ गए। ज्ञानवीर भाई, यकीन रखिए, विद्युत मेरे आकाश और संजय जैसा ही है। विद्युत मेरे बेटों जितना ही खास है। भरोसा रखिए, शिखा और विद्युत हमेशा खुश रहेंगे। जितेंद्र साहब की बात सुनकर ज्ञानवीर साहब ने सिर हिलाया तो आकाश ने सुकून की सांस ली। आकाश और कुमुद दोनों ने ही उन 2 प्यार करने वालों का राज रखा और उनकी मोहब्बत को सम्मान दिया। 2 दिन बाद ही उनकी शादी की तारीख फिक्स कर दी गई। विद्युत ने आकाश को खुश होकर देखा। दीदी, मैं नहीं बात कर रही आपसे, इतना बड़ा सच छुपाया। आप और वह, क्या नाम है? हाँ, विद्युत, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? अरे आहिस्ता बोलो, क्यों बाबा से पिटवाओगी? शिखा उसकी चलती जुबान देख उसके मुंह पर हाथ रखती। हाँ, उनका नाम विद्युत है। नाम बताते ही शिखा की पलकें झुक गईं। उफ, कितना मुश्किल नाम है। जितना मुश्किल नाम होगा वह बंदा खुद भी उतना मुश्किल ही होगा। आई एम 100% श्योर। वह फिर से शुरू हुई। तभी उन्हें पता चला कि 2 दिन में शिखा और विद्युत की शादी है। शिखा के हाथ पैर फूलने लगे और फिर वो दिन भी आ गया जब उनकी शादी होनी थी और खूब शान और शौकत से उनकी शादी हुई। अब विद्युत को सुकून मिला और वह रिलैक्स होकर बैठा।
आकाश को मैसेज करने लगा, मुलाकात अरेंज करो। उसका आदेश सुनते ही आकाश का जी चाहता था मोबाइल उठाकर दीवार पर मार दे। इस बंदे का बस चले तो अभी विदाई करवा ले, सुबह का इंतजार भी ना करे। वह मुंह में ही बड़बड़ा रहा था और उठकर मुलाकात का इंतजाम करवाने चला, जो कुमुद की मदद के बिना नामुमकिन था। अच्छा, मुलाकात का मैं बंदोबस्त करवा देती हूँ, मुझे क्या मिलेगा? उसने आकाश से पूछा। मेरी जान को क्या चाहिए? पूरा आकाश आपको मिल गया है, और क्या चाहिए? आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, आपको याद तो है? कुमुद नाराज होकर बोली। ओ रियली यार, वाकई आई फॉरगेट। आज रात दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मेरे लिए दुल्हन बनकर तैयार रहें, पहली रात की तरह जो स्पॉइल हो गई। उससे पहले मैं मुंह दिखाई का गिफ्ट देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी। डन, उसने इतराकर बोला। आकाश मुस्कुराया। कुछ ही देर में विद्युत और शिखा आमने सामने थे। दरवाजा लॉक करते हुए विद्युत उसके करीब आया। शिखा के हाथ पैर फूल रहे थे। आगे बढ़कर विद्युत ने प्यार से हाथ थामा। शादी मुबारक हो। अगले ही पल विद्युत ने उसे गले से लगा लिया। उसे लगा जैसे सारे जहानों की खुशी मिल गई हो। शिखा ने जरा सा सर उठाकर उसे देखा। वह मीठी निगाहों से देख रहा था। यू आर माई वाइफ। शिखा उसके लिए सबसे कीमती थी। मैं अंकल से बात करता हूँ, जल्दी विदाई करें। वह फिर से उसे अपने गले से लगा गया। ना जाने यह कैसा जुनून था जो बढ़ता ही चला जा रहा था, और यह लड़की उसकी नसों में बस चुकी थी। नहीं, अभी मत करें इतनी जल्दी, वरना बाबा को शक हो जाएगा। वह घबरा गई, जबकि उसे ब्लश करता देख विद्युत धीरे से मुस्कुराया। फिर शिखा विदा होकर विद्युत के घर आ गई। दूसरी तरफ आज 7वां दिन था। आकाश रोज रात को कुमुद को मुंह दिखाई दे रहा था, और हर रात वह नाक मुंह चिढ़ाकर रिजेक्ट कर देती थी। डायमंड रिंग, डायमंड सेट, ब्रेसलेट, गोल्ड की चैन, गोल्ड और डायमंड की खूबसूरत बाली, सब रिजेक्ट करती। लेकिन आज मुंह दिखाई में उसने चुनकर गिफ्ट लिया। दिखाएं जल्दी से, रहने दो, यह भी अच्छी नहीं लगनी आपको? अच्छा ठीक है, अब पक्का पहनूंगी। चलिए दिखाइए, मैं पहनाऊंगा। वह आज जिद पर आया। ओके डन। वह एकदम उसकी आंखों के सामने चैन कर गया। ये तो बहुत प्यारी है, पर यह कहाँ पहनते हैं? वह मासूम थी, नहीं जानती थी कि तारीफ करके फंस गई। वह बैली चैन थी। वह उसके कानों के पास बोला, मुझे नहीं पहननी प्लीज। वह घबराई थी, लेकिन इस बार आकाश ने भी नहीं माना और चैन पहना दी। फिर कुमुद दुल्हन की तरह आकाश के लिए सजी, और पहली रात की कमी आज पूरी हो गई। शिखा पर जिस आदमी ने हमला किया था वह विद्युत का बिजनेस कॉम्पिटिटर था, और विद्युत से उसे जलन थी। उसे यह पता चल गया था कि विद्युत की कमजोरी शिखा है, और वह शिखा के जरिए विद्युत से बदला लेना चाहता था। विद्युत ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, और वह लंबे वक्त के लिए जेल चला गया था। विद्युत और शिखा की जिंदगी भी खुशनुमा चल रही थी। दोस्तों, दो प्यार करने वाले लोगों को मिलाना बहुत ही सुखद और अच्छा काम होता है। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।